राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। भारतीय जनसंघ से ही बाद में भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगुवाई में जनसंघ ने देश के बंटवारे का विरोध किया था। भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत को बलिदान दिवस के रूप में मनाती है। आपको बता दें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म जुलाई 1901 को कोलकाता के एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिता आशुतोष मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और राज्य में शिक्षाविद के तौर पर जाने जाते थे। पढ़े लिखे परिवार में जन्म लेने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रुचि शिक्षा में बहुत थी। यही कारण था कि 1923 में उन्होंने लॉ की उपाधि अर्जित की और 1926 में वे इंग्लैंड के बैरिस्टर बन स्वदेश लौटे। उन्होंने अपने ज्ञान और विचारों से उस समय समाज की ज्वलंत परिस्थितियों का इतना सटीक विश्लेषण किया कि समाज के हर वर्ग और तबके के बुद्धिजीवियों को उनकी बुद्धि का कायल होना पड़ा और मात्र 33 वर्ष की उम्र में उन्हें कोलकाता यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया गया और यहीं से वह कोलकाता विधानसभा पहुंचे, जहां उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। 1938 में 8 प्रदेशों में अपनी सत्ता छोड़ने की आत्मघाती और देश विरोधी नीति अपनाई गई। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वेच्छा से देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम का अलग जगाने के उद्देश्य से राजनीति में प्रवेश किया। डॉक्टर मुखर्जी ने संसद में सदैव राष्ट्रीय एकता की स्थापना को ही अपना प्रथम लक्ष्य रखा। संसद में दिए गए अपने भाषण में उन्होंने पुरजोर शब्दों में कहा था, राष्ट्रीय एकता के धरातल पर ही सुनहरे भविष्य की नींव रखी जा सकती है। उन्होंने आज़ादी के बाद 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। इसी समय उन्होंने कश्मीर का दौरा किया और वहां से धारा 370 हटाने की मांग की। दरअसल उस समय जम्मू कश्मीर का अलग झंडा था, अलग संविधान था। वहां का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहलाता था। लेकिन डॉक्टर मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने जोरदार नारा भी बुलंद किया कि एक देश में 2 निशान, एक देश में 2 प्रधान और एक देश में 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अगस्त 1952 में जम्मू की विशाल रैली में उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त किया था कि या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा। जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने पर डॉक्टर मुखर्जी को 11 मई 1953 को शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने हिरासत में लिया था, क्योंकि उन दिनों कश्मीर में प्रवेश करने के लिए भारतीयों को एक प्रकार से पासपोर्ट जैसा परमिट लेना पड़ता था और डॉक्टर मुखर्जी बिना परमिट लिए जम्मू कश्मीर चले गए थे। वहां उन्हें गिरफ्तार कर नज़रबंद कर लिया गया और गिरफ्तार होने के कुछ दिन बाद ही 23 जून 1953 को रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। वे भारत के लिए शहीद हो गए और भारत ने एक ऐसा व्यक्तित्व खो दिया जो राजनीति को एक नई दिशा दे सकता था। डॉक्टर मुखर्जी इस धारणा के प्रबल समर्थक थे कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम सब एक हैं, इसलिए धर्म के आधार पर किसी भी तरह के विभाजन के वे सख्त खिलाफ थे। और आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी और कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहा हूं। उनके महान आदर्श, समृद्ध विचार और लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता हमें प्रेरित करती रहेगी। राष्ट्रीय एकता के उनके प्रयासों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कई मंत्री और नेताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। डीआईडी न्यूज के चीफ ललित सुमन ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यालय पहुंचकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय उद्यान में 5 लाख वृक्ष लगाने की भी शुरुआत की। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है और हम सब लोग उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। देश के आज़ाद भारत के उन नेताओं में से एक रहे जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए
अपना सर्वस्व न्योछावर किया। तो एक शिक्षाविद के रूप में उन्होंने 33 वर्ष की उम्र में कलकत्ता यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनना का पद स्वीकार किया। सीनेट में रहे, सिंडिकेट में रहे, वहाँ की विधान परिषद में रहे। बाद में वो यूनियन कैबिनेट के यहाँ सदस्य बने और बाद में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। कि उन्होंने कभी भी अपने आप को पद के साथ नहीं जोड़ा, उन्होंने हमेशा विचार के साथ अपने आप को जोड़ा। वो कलकत्ता बंगाल विधानसभा के सदस्य रहे, उन्होंने वो पद छोड़ा। वो भारत के यूनियन कैबिनेट प्रथम कैबिनेट के नेहरू जी के सदस्य थे, उन्होंने वह विचार के लिए छोड़ा और उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। उन्होंने जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बने, धारा 370 समाप्त हो, 35A निरस्त हो, इसके लिए उन्होंने उस समय आंदोलन चलाया था। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक अलग संविधान था, अलग प्रधान था और अलग निशान था। इसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। हम सबको याद है कि उन्होंने उस समय परमिट राज होता था जम्मू कश्मीर में जाने के लिए। 1953 11 मई को उन्होंने बिना परमिट के लखनपुर बॉर्डर को जम्मू कश्मीर में जाने के लिए क्रॉस करना चाहा, उन्हें गिरफ्तार किया गया और हम यह भी जानते हैं कि उनकी मृत्यु की सूचना आई 23 जून 1953 और उस समय जब 1953 में सूचना आई तो यह पता चला कि बहुत ही रहस्यमय ढंग से उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। यह बताता है कि उन्होंने अपना सारा जीवन बलिदान दिया देश की एकता और अखंडता के लिए, जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए। और आज हमको संतोष इस बात का होता है कि मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई है, 35A निरस्त हुआ है और अब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है। इस बात का हम सबको संतोष भी होता है। आज उनके कहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन से प्रेरणा लेकर के करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश की एकता और अखंडता के लिए तत्पर हैं और देश को मजबूत बनाने के लिए लगे हैं। सच्ची श्रद्धांजलि उनको यही है कि हम उनके बताए रास्ते पर चलें, विचार के साथ जुड़ें और विचार को आगे बढ़ाने का काम करें। जहां हम उनको याद करते हैं वहीं करोड़ों कार्यकर्ता उनसे प्रेरणा लेकर के भारत को मजबूत बनाने में अग्रसर हैं। हम सब लोग यहाँ पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं। दिल्ली प्रदेश ने लक्ष्य रखा है 5 लाख पेड़ों के लगाने का और उनको वृक्षारोपण करने का कार्यक्रम रखा है। भारतीय जनता पार्टी ने आज बलिदान दिवस 23 जून से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्मदिन पर 6 जुलाई तक यह एक अभियान के रूप में वृक्षारोपण का कार्यक्रम लिया है। हम सब जानते हैं कि पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है। यह हमारी विचारधारा में हमेशा उल्लेखित रहा है कि हम हमेशा इस फिलॉसफी को लेकर के चलते रहे हैं कि सबका समावेश होते हुए एक पृथ्वी पर बैलेंस रखने की जरूरत है और इसलिए सभी के प्रति आदर रखते हुए सबको बढ़ाने की जरूरत है। मैं एक बात और भी निवेदन करूंगा कि जो हम वृक्ष लगाएं उन वृक्ष की रक्षा करना, इसकी भी हम कोई न कोई योजना जरूर बनाएं। इसलिए हर पेड़ के साथ व्यक्ति को जोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, उसके साथ अगर कोई हम काम कर सकेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको बता दें कि मंगलवार को दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में बूथ स्तर पर 5 लाख वृक्ष लगाने का संकल्प लिया गया। आदेश गुप्ता ने कहा था कि इस कार्य को 14 जिलों के जिला अध्यक्षों और 7 मोर्चा के प्रमुख मिलकर पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से शुरू होकर ये कार्यक्रम उनके जन्मदिन यानी 6 जुलाई तक चलेगा। वृक्षारोपण का उद्देश्य है कि हमारी युवा पीढ़ी प्रकृति के महत्व को समझे और हम सब संकल्प लें कि हम पर्यावरण की क्षति को रोकें ताकि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता और भी गहरा हो सके। कल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरी हर बूथ पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा और इसके लिए आज 14 जिलों में 14 टेम्पू जिसमें वृक्ष वितरण कार्यक्रम आज यहाँ से दिल्ली प्रदेश से रवाना किया जा रहा है। ये कार्यक्रम पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा 5 लाख पेड़
लगाए जाएंगे और बूथ स्तर पर ये अभियान चलाया जाएगा। ये 23 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस से लेकर 6 जुलाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती तक ये अभियान चलाया जाएगा और दिल्ली को हरा भरा बनाने में पार्टी की कार्यकर्ता पूरी दमखम के साथ लगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हमारे आइकॉनिक लीडर रहे हैं। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। तो उनके पुण्यतिथि पर, बलिदान दिवस पर हम लोग हर साल बलिदान दिवस मनाते हैं और बहुत व्यापक स्तर पर हम लोग कुछ न कुछ कार्यक्रम रखते हैं। तो इस बार हम लोगों ने प्लांटेशन का कार्यक्रम रखा हुआ है और बहुत बड़े स्तर पे इसको कर रहे हैं। पूरे दिल्ली में बहुत बृहद और पूरे देश में बहुत बृहद स्तर पे इसको मनाया जा रहा है। हमारा प्लांट लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा प्लांट लगाने का है। हर विधानसभा में मंडल स्तर पे, ये बूथ स्तर पे ये कार्यक्रम चल रहा है। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 76वीं बैठक में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज 76वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में शामिल होने का मौका मिला है। हर साल होने वाली SLBC की पहली बैठक में अधिकतर बार मैं शामिल हुआ हूँ। आज की बैठक में SBI के मुख्य महाप्रबंधक, रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक व प्रभारी नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने चर्चा के दौरान कई बातों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया जा रहा है। देश और बिहार में भी कोरोना संक्रमण के दर में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि हम लोग टीकाकरण के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन लगाया गया, जिस दौरान गरीब असहाय लोगों को भोजन आदि का प्रबंध किया गया। विकास कार्यों के साथ साथ अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2020-21 में राज्य का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 46.40% रहा है, जबकि पूरे देश का 76.5% रहा है। इस मामले में लक्ष्य से हम लोग काफी पीछे हैं। राष्ट्रीय स्तर तक CD रेशियो के लक्ष्य को लाने की कोशिश करें। यहाँ के लोगों का पैसा यहाँ के बैंकों में जमा होता है, जबकि यहाँ का पैसा विकसित राज्यों में चला जाता है। बिहार के लोगों का बैंकों पर पूरा भरोसा है, जिस कारण वे अपना पैसा बैंकों में रखते हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जिसका CD रेशियो 100% से ऊपर है। बिहार के कई जिलों में लक्ष्य से काफी कम CD रेशियो है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2020-21 में एनुअल क्रेडिट प्लान का लक्ष्य 1,54,000 करोड़ रखा गया था। उन्होंने कहा कि मुख्य कृषि क्षेत्र के लिए 47,778 करोड़ रुपए, जबकि एग्रीकल्चर अलाइड क्षेत्र में 917 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो कि लक्ष्य से कम है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष के लिए एनुअल क्रेडिट प्लान का लक्ष्य 1,61,500 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। हमें उम्मीद है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाएंगे। राज्य में इस तरह उद्योग की प्रगति नहीं हुई है जैसा हम लोग चाहते हैं, लेकिन राज्य में व्यापार बढ़ा है। MSME क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों का जो पैसा यहाँ जमा है, उसी का हिस्सा आपको लगाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है और इससे 1,27,00,000 परिवार जुड़ चुके हैं। जीविका समूहों की बैंकों द्वारा मदद करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 5,000 की आबादी पर बैंकों की शाखा खोलने की आप लोगों की योजना नहीं पूरी हो पा रही है। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि हर एक ग्राम पंचायतों में बैंकों की एक शाखा खोली जाए। हमारे यहाँ औसत ग्राम पंचायत की आबादी 11,000 है, जबकि यहाँ 16,000 की आबादी पर बैंकों की शाखा है। हम लोग बैंकों की शाखा के लिए पंचायत सरकार भवन में जगह देने को तैयार है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोगों की सुरक्षा के लिए हम लोग हमेशा चिंतित रहते हैं। बैंकों की सुरक्षा के इंतजाम में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। कोई भी घटना घटती है तो उसकी सूचना पुलिस को त्वरित दें ताकि तेजी से कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि बैंकों के अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव डीजीपी के स्तर पर एक बैठक आयोजित की जाए जिसमें सुरक्षा संबंधी सुझावों पर गौर कर आगे की कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की बैठक का जो आयोजन किया जाता है उसमें सिर्फ बातचीत ही ना हो बल्कि जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उस पर भी गंभीरता से अमल हो। बैंकों की शाखा खुलेगी, बैंकों का विस्तार होगा तो न सिर्फ राज्य और देश का विकास होगा बल्कि बैंकों का भी विकास होगा। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी होगी कि इस बैठक में जिन बातों की चर्चा की गई है उस पर कार्य किया जाए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना को लागू नहीं करने पर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस वार्ता कर कहा कि 21वीं सदी में जब घर घर पिज्जा पहुंचाया जा सकता है तो राशन क्यों नहीं? केंद्र सरकार क्यों इस योजना को लागू नहीं होने देना चाहती? दिल्ली का कोई आदमी या देश का कोई आदमी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकता है और उसके घर पे पिज़्ज़ा डिलीवर हो जाता है, फ्रिज डिलीवर कर सकता है, कपड़े डिलीवर कर सकता है, कपड़े ऑर्डर कर सकता है, खाने का कोई सामान ऑर्डर कर सकता है, कोई भी कंज्यूमेबल आइटम ऑर्डर कर सकता है, उसके घर पे पहुंच जाता है। तो गरीब आदमी का पीडीएस का राशन भी उसके घर पे पहुंचे, इसके लिए अरविंद केजरीवाल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने एक योजना बनाई थी और इस पर हम बात कर चुके हैं कि किस तरह से उसने, कैसे केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगवा दी थी। हालांकि उनका कोई अधिकार नहीं था, उनका कोई इस पे अधिकार नहीं था क्योंकि राशन कैसे बांटा जाएगा, राशन बांटने का काम दिल्ली सरकार, राज्य सरकार तय करती है। कल भारत सरकार की एक और चिट्ठी आई है, उसमें मोटे तौर पे 2 बातें लिखी हैं। प्रधानमंत्री जी ने लिखवाया है कि आपका गरीब लोगों को घर घर जाकर राशन बांटने का प्रपोजल रिजेक्ट किया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखवाई है कि गरीब लोगों का राशन उनके घर क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता है। भले ही पिज्जा पहुंच जाता हो, भले ही अमेजन, फ्लिपकार्ट कुछ भी सामान लोगों के घर पहुंचा देते हों, लेकिन गरीब लोगों का घर का उनका राशन नहीं पहुंचाया जा सकता, ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। जो भारत सरकार ने रेट तय कर रखे हैं उससे ज्यादा नहीं होगा, हमारी योजना में लिखा है। लेकिन आपने तो पूछा ही नहीं कि जिन घरों में पिज्जा पहुंचाया जा सकता है उन घरों में गरीब लोगों को राशन नहीं पहुंचाया जा सकता क्योंकि वो 3rd फ्लोर पर रहते हैं, क्योंकि वो तंग गलियों में रहते हैं। अगर आपको नहीं पता कि 3री मंजिल पर राशन कैसे पहुंचाया जा सकता है तो मैं आपको कहूंगा कि आज हमारे देश के युवा चांद पे राशन पहुंचाने की औकात रखते हैं। मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, सोच बड़ी रखिए, दिल बड़ा रखिए, रास्ते तो निकल आएंगे और हर चीज का रास्ता है, रास्ते पहले से हैं। जो युवा वहां जाके पिज्जा पहुंचा सकता है वो राशन भी लेके जा सकता है। देश में जहां एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार थमने लगी है तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना टीकाकरण की प्रक्रिया भी एक बार फिर तेज हो गई है ताकि कोरोना की 3री लहर के आने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण करवाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद 21 जून से 18 वर्ष से अधिक के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दी जा रही है और टीकाकरण की प्रक्रिया के इसी क्रम में राष्ट्र प्रथम की टीम ने दिल्ली के पटेल नगर के सरकारी स्कूल में चल रहे वैक्सीनेशन प्रक्रिया का जायजा लिया और यहाँ हमारी टीम ने डॉक्टर्स, वॉलंटियर्स और टीकाकरण करवाने आए लोगों से भी बात की। ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कोवैक्सीन वैसे लगवानी चाहिए, 3rd वेव आ रही है, उससे बचाव हो जाएगा हमारा। ये सेफ है हमारे लिए कोरोना से। मेरे को अच्छा महसूस हो रहा है। हम तो यही कहेंगे कि सेफ्टी है, अपनी सेफ्टी रहेगी तो पूरे परिवार की सेफ्टी रहेगी। कोवैक्सीन लगवानी चाहिए। यही अपना टाइम से हाथ धोते रहिए, मास्क लगाना चाहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। इससे सेफ्टी अपनी भी है, परिवार के लिए। सबको कहेंगे लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ, सेफ्टी के लिए अच्छी है। मैं वैक्सीन लगवा चुकी हूँ, दोनों डोज। कुछ नहीं, मतलब अच्छा महसूस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं यही कहना चाहूँगी सबको वैक्सीन लगवानी ज़रूरी है और हाथों को बार बार धोना चाहिए और दूरी बना के रखनी चाहिए। घर से कम मतलब निकलना चाहिए, ज़रूरी वो हो काम तभी घर से निकलें बाहर। लगभग 30 to 50 लोगों को लग रहा है, 30 to 50 लोगों को लग रहा है डेली। हाँ, और भी हमें इसे बढ़ाना चाहिए क्योंकि पब्लिक आ नहीं रही है ज़्यादा, अवेयरनेस नहीं हो पा रहा है सही से। और तो उन्हें पब्लिक को आना चाहिए यहाँ पे और वैक्सीन लगवाना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट हर चीज़ सप्लाई दे रही है। वैक्सीन से लेकर सब कुछ हमारे पास है, लेकिन
कोई पब्लिक नहीं आ पा रही यहाँ तक। हम आम जनता को यही बोलना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और यहाँ पे वैक्सीन लगवाएं। गवर्नमेंट ने सब कुछ दिया, यहाँ पे सब कुछ वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, बस जनता और अपना वैक्सीन लगवाएं। देश के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है तो कई राज्यों में मानसून के चलते बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं। राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में अभी भी मानसून का कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों को झुलसा कर रख दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में रहने वाले लोगों को अभी मानसून के लिए एक हफ्ते और इंतजार करना पड़ेगा। आमतौर पर मानसून 27 जून तक दिल्ली पहुंच जाता है और 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। मौसम का पूर्वानुमान बताने वाली एजेंसी स्काईमेट के अनुसार पिछले साल मानसून 25 जून को दिल्ली पहुंचा था और 29 जून तक पूरे देश को कवर कर लिया था। राज सर्वप्रथम की टीम ने दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी के दौरान लोगों से बात की। बहुत ज़्यादा गर्मी तो वैसे हो ही रही है और अभी जैसे बस स्टैंड के पास हम खड़े हैं और बसें भी आती नहीं हैं और जब आती हैं तो कोरोना की वजह से एक एक सीट छोड़ छोड़ के बैठाया जाता है, तो उसकी वजह से भी हमें राहत नहीं है। और जिस तरीके का ट्रैफिक है अभी तो थोड़ा कम भी हुआ है, बट तब भी गर्मी बहुत ज़्यादा है और राहत तो नहीं है सर। और मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कॉलेज आता हूँ जाता हूँ, बट तब भी सर कोई राहत की कोई उम्मीद तो लग नहीं रही है। कोरोना वायरस ज़्यादा है तो उसके चक्कर में सर और ज़्यादा दिक्कतें हैं हमें तो। मगर जैसा मतलब माहौल है यहाँ का, गर्मी बहुत ज़्यादा है और मानसून हर जगह आ चुकी है मगर यहाँ आने का भी कम चांस है, तो ये बहुत दिक्कत हो रही है कि अब पता नहीं कब आए मानसून। कभी कभी लगता आ रहा है फिर लौट जा रहा है, फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जा रही है, तो इसलिए हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। और यहाँ राम मनोहर में भी दिखलाने आई हूँ, बस के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ और देखती हूँ कब तक बस आती है। मगर अगर मानसून आ जाए तो बहुत राहत मिलेगी दिल्ली वालों को, मगर अभी तो बहुत मुश्किल है। गर्मी से तो बहुत ज़्यादा परेशानी है सर, गरीब आदमियों को बहुत ज़्यादा, ना एसी ना कूलर है, वो तो बहुत ज़्यादा परेशान है। काम से जाता है, ठंडक मिलती नहीं है, घर में गर्मी से बहुत परेशान है। इसके लिए दिल्ली में साहब बहुत गर्मी पड़ रहा है। मानसून का कह रहे थे आने का चांस है, लेकिन अभी तक नहीं है। सब परेशान है कि इस टाइम गर्मी के क्लाइमेट चेंज होने लग रहा है और यहाँ का भी क्लाइमेट चेंज हो लिया। अब जैसे करेंगे वैसा भुगतेंगे। उन्नति करोगे उन्नति साथ में आएगी। भुगतो गर्मी, भुगतो बीमारियाँ, भुगतो। हमने अपनी सुविधा के लिए कर्म ही ऐसे किए हैं इंसानों ने। और दिल्ली को बस इस तरीके से सताई उजड़नी है। केवल उजड़ी ना, दोबारा बस ही है। ऐसे करते नहीं तो ऐसी उजड़ेगी फिर दोबारा भी। मौसम तो यहाँ बहुत गर्म मौसम है। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राज सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। कोरोना वायरस के मामलों में कमी के साथ देश के ज्यादातर राज्यों में अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है। देश और समाज कोरोना के साथ साथ लॉकडाउन के दौरान पड़ी आर्थिक मार से भी उभरने की कोशिशों में जुटा है। जहां एक तरफ देश की आर्थिक गाड़ी पटरी पर आने लगी है, तो वहीं कोरोना की दूसरी लहर के अनलॉक के बाद बाजारों में न पहले जैसी हलचल है, न ही रौनक नजर आ रही है। राज सर्वप्रथम की टीम ने राजधानी दिल्ली के बाजारों में व्यापारियों और दुकानदारों से बात की। सर, व्यापार के नाम पर अभी फिलहाल तो समझ लो कि 5% है, सिर्फ 5% से ज़्यादा। मतलब यहाँ बाहर का कस्टमर अभी बिल्कुल नहीं आ रहा। लोकल दिल्ली का कस्टमर जो है वो आ रहा है। कुछ लोग जो नज़दीक वाले हैं आ जाते हैं, मतलब कि समझ लो कि किराया भी निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये एसोसिएशन से कुछ रिक्वेस्ट की जाए कि जो मई का महीना निकला है खाली बिल्कुल, तो उसके किराए के बारे में सोचें, किराया उसको माफ़ करवाएं ये यूनियन वाले। और हम क्योंकि हम अभी 15 दिन तो यही हो गए, 20 दिन हो गए समझ लो, आज 21-22 होगी। समझ लो कि किराया जैसे 40 अभी फ़िलहाल तो 70 था, 40 दे रहे थे, अब 40 की भी निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। 2-4 कस्टमर घुसते हैं ज़रूर, वो परमानेंट कस्टमर बिल्कुल अभी फिल नहीं आ रहा है। अब अभी लोकल ही कस्टमर आ रहे हैं जो अभी आ रहे हैं।
बाहर का कस्टमर अभी नहीं है। जैसे बॉम्बे का है, बॉम्बे में लॉकडाउन चल रहा है, अपना इधर यूपी में है, यूपी में तो फिर अब केस काफ़ी कम हो गए हैं, फिर भी अभी कस्टमर आना बहुत कम। इधर चंडीगढ़ वगैरह से 1-2 कस्टमर हैं, वो आ जाते हैं। बस समझ लो कि बस टाइम पास कर रहे हैं कि इसी उम्मीद से कि चलो आज नहीं तो कल काम उठेगा, तो बैठे हुए हैं। नहीं तो दुकान का तो समझ लो कि किराया निकालना भी बहुत मुश्किल है। बस जी यही हाल है, सुबह से आके बस बैठते हैं, आके और आके या तो बौनी बट्टा हो गया या बगैर बौनी बट्टे के चले जाते हैं। बस यही हाल है बाबूजी। ना सरकार ने तो हमारे लिए ये भी बोला कि हम सब किराएदार हैं, उन्होंने तो ये भी नहीं बोला कि भाई मकान मालिक किराया ना ले, तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला सरकार ने। तो अब क्या, पिछले लॉकडाउन में तो कुछ बोला भी था, इसमें कुछ नहीं बोला। बस विशेष क्या बाबूजी, अपनी परेशानी में हैं बस। बिल्कुल ज़ीरो है जी। काम तो ऐसा है कि जब कस्टमर ही नहीं है तो खोल करके सिर्फ किराया देने आते हैं और कुछ नहीं है। क्या हाल है? व्यापार अभी जीरो है। अभी कोई आदमी खिलाड़ी नहीं आ रहा माल लेने के लिए, सब ये इधर उधर के आते हैं। कोई 1 शर्ट ले आता है, कोई 2 शर्ट ले आता है। मान लो काम नहीं है, काम नहीं है, बाजार में कोई नहीं आ रहा। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम आज आपको मां भगवती के शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ के दर्शन करवा रही है। ये शक्तिपीठ मंदिर बिहार की राजधानी पटना में पटन देवी मंदिर के नाम से प्रचलित है। पटन देवी मंदिर भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। देवी भागवत और तंत्र चूड़ामणि के अनुसार सती की दाहिनी जांघ यहाँ गिरी थी। ऐसी मान्यता है कि महादेव के तांडव के दौरान सती के शरीर के 51 खंड हुए थे और ये अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी और यहाँ देवी सती की दाहिनी जांघ गिरी। सती के 51 शक्तिपीठों में से प्रमुख इस उपासना स्थल बड़ी पटन देवी मंदिर परिसर में माता की 3 स्वरूपों वाली प्रतिमाएं विराजित है। यहाँ काले पत्थर की बनी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की प्रतिमा स्थापित है। इसके अलावा यहाँ भैरव की प्रतिमा भी है और नवरात्रों में इस मंदिर में अलग ही रौनक देखने को मिलती है। राष्ट्र सर्वप्रथम से देखिए संवाददाता मिहिर झा की इस रिपोर्ट में। माँ पटनेश्वरी, माँ पटन देवी पटना की नगर रक्षिका हैं और आदि शक्ति पीठों में से एक माँ पटन देवी का यह मंदिर है। सैकड़ों वर्ष पुराना, कई 100 साल पहले माँ पटन देवी की मंदिर का निर्माण हुआ और हमारे साथ अभी मंदिर के प्रधान महंत विजय शंकर गिरी जी जुड़े हैं। विजय शंकर गिरी जी, DID न्यूज में आपका महंत जी स्वागत है। माँ पटन देवी मंदिर का स्थापना कब हुआ, क्या इनकी महिमा है? ये तो आदिकाल की है। यहाँ सती का जो 51 शक्तिपीठ है पूरे भारतवर्ष में, उस 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ है। यहाँ भगवती 3 रूप में विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो ये 3 रूप है महंत जी, जो हमारे दर्शकगण ध्यान देंगे। ये 3 रूप है माँ का जी। और इनके भैरव है व्योमकेश भैरव। ये व्योमकेश भैरव की तरफ थोड़ा हमारे फोटोग्राफर साहब ध्यान दें। कहीं भी शक्तिपीठ में भैरव का स्थान जो है मंदिर से अलग रहता है, लेकिन इन सदियों से यही भगवती का स्थान साथ ही भैरव संग में है। और कहा जाता है कि इनको सर्वानंदकरी के रूप में भी जाना जाता है। पुराण में इनका नाम सर्वानंदकरी है, सभी प्रकार के आनंद को देने वाला है। इसी से पटना पाटलिपुत्र जितना भी नाम पड़ा है इन्हीं से पड़ा है। जो सच्चे दिल से भगवती की आराधना करते हैं उनको सभी प्रकार के वांछित फल की प्राप्ति होती है। सुनने में आया कि मंदिर का भव्य निर्माण चल रहा है। मंदिर का निर्माण नहीं, जीर्णोद्धार हो रहा है। तो माँ को जब सबसे प्यारा भजन हो या दोहा हो, 2 लाइन एक ही चीज बोलते हैं, 2 लाइन तो सबको कल्याण के लिए। ओम या श्री स्वयं सुकृति नाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतदेयाम हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवस्व लज्जा ताम त्वाम लतात्म परिपालय विश्व। सारे विश्व का कल्याण करेगा माँ जगत जननी, सबका कल्याण। तो हमारे साथ अभी प्रधान महंत पटनेश्वरी मंदिर, पटन देवी मंदिर के विजय शंकर गिरी जी थे। उन्होंने जो जानकारियां दी है आप सभी उसको सुनिए, दर्शन कीजिए और पटना आइए तो अगम कुआं स्थित
माँ पटन देवी के मंदिर में जरूर पधारिए। एक बार पुनः माँ का तीनों स्वरूप का अवलोकन कीजिए, पूजन कीजिए, दर्शन कीजिए। और मैं मिहिर कुमार झा, पटन देवी मंदिर, पटना से DIT न्यूज के लिए। माँ पटन देवी का मूल स्थान यही है। आप देखिए जीर्णोद्धार हो रहा है और भव्य मंदिर का स्वरूप प्रदान किया जाएगा। चारों तरफ जीर्णोद्धार हो रहा है। आज हम आपसे यहीं विदा लेंगे। आप नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम